हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। तो इसे हम आमतौर पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं और उन नामों को देने के पीछे उनके अपने अपने रीजन है। वैसे अगर सोचो कि अगर 1857 की एक क्रांति सफल हो जाती तो शायद आज हम भारत को कुछ और किसी और तरीके से जानते हैं। हमारे जो इतिहास होता वो बिल्कुल अलग होता और जो ब्रिटिश एम्पायर है वो शायद इतना मजबूत भी नहीं हो पाता। 1857 की जो क्रांति थी ये सिर्फ एक बगावत या एक रेवोल्यूशन नहीं थी, ये क्या थी, भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी थी। भारतीय ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई इसलिए माना, अकॉर्डिंग टू इंडियंस, की ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि ये क्या था, एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट था। तो अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जो मॉडर्न हिस्टोरियन है वो इसे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सैनिक, किसान, शासक, आम जनता सब लोग शामिल थे, तो इसीलिए इसे हमने अलग अलग नाम दिए हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस क्रांति के कारण क्या रहे, इसका फैलाव कैसे रहा, इसमें कौन कौन से प्रमुख नेता रहे, इसकी असफलता के कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या क्या निकले। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आपके राजनीतिक कारणों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो सहायक संधि है, 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इस नीति के तहत क्या था, तो सहायक नीति ये थी कि अगर अंग्रेज किसी भी राज्य को कोई सहायता देते हैं या वो उनके साथ इस नीति के तहत जुड़ते हैं, तो इस नीति के तहत जो भारतीय शासक हैं उन्हें अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। यानी कि जो भी भारतीय शासक सहायक नीति यानी कि इससे संधि करेंगे कि हाँ अंग्रेजों के साथ सहायक नीति अपनाएंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो अपनी सेना नहीं रख सकते, वे केवल अंग्रेजी सेना रख सकते थे। इससे क्या हुआ, अब आप सेना ही खुद की नहीं रख सकते हो तो आप सिक्योरिटी कैसे करोगे, आपकी तो सारी पावर ही चली गई। तो इससे भारतीय राज्यों की जो स्वतंत्रता थी, जो फ्रीडम थी, वो समाप्त हो गई और वो ब्रिटिश कंपनी पर डिपेंड हो गए। और डिपेंड होना किसी राजा को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, डिपेंडेंसी आपको किसी व्यक्ति को पसंद नहीं होती, मनुष्य का नेचर ही नहीं है। और फिर जब हम बात कर रहे हैं उस राजा की जो इतने लंबे समय से स्वतंत्र शासन कर रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो अपनी सेना रख सकता है, उसके बदले उसे अंग्रेजी सेना रखनी पड़ रही है और वो सेना उसकी बात तो सुनने से रही। तो इससे क्या हुआ कि जो उनकी स्वतंत्रता है वो समाप्त हो गई, वो असंतुष्ट हो गए और वो ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए अपनी सहायता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरी जो नीति थी अंग्रेजों की वो थी आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि थी आपके लॉर्ड डलहौजी की नीति। लॉर्ड डलहौजी की ये जो नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसने विद्रोह में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस नीति के अनुसार क्या था कि अगर कोई भी जो राज्य है वो अंग्रेजों से किस प्रकार की संधि करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो अलग अलग जो नीतियां हैं उसके तहत उन राज्यों पर अपनी, अब अंग्रेजों से उन्होंने कुछ सहायता ली है तो बदले में अंग्रेजों को भी कुछ देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज उनकी चलती थी। तो इसी में थी आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुत्र के हो जाती है तो उसका राज्य किसके पास आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाएगा। और इसमें क्या था कि अगर अगर वो किसी अगर मान लो किसी कोई भारतीय शासक है, ठीक है, उसका कोई बेटा नहीं है, तो वो राज्य किसके पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति को गोद लेना चाहता है, किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो उसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी ईस्ट इंडिया कंपनी से, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी उसे अनुमति देगी तो तब वो उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। तो इस वाले जो सिद्धांत था इसके तहत भी क्या हुए, जो कई सारे राज्य उनको हड़प लिया गया, यानी कि उन्हें अंग्रेजी शासन ने अपने शासन में मिला लिया। इसमें सबसे पहले जो सतारा है उसे 1848 में अपने में मिलाया गया, फिर आपका संभलपुर 1849 में, भागलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 और अवध को 1856 में क्या किया गया, इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे भारतीय जो राज्य हैं उन्हें क्या किया गया, उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अब इन साम्राज्यों के जो राजा थे और जो यहाँ की प्रजा थी वो सारी की सारी क्या बैठी थी, असंतुष्ट हो गई, बहुत विरोध कर रही थी, बहुत क्रोध में थी अंदर ही अंदर।
अब इसमें आप जो ये क्रम है इनको याद रखिएगा, और दूसरा इनके आप जो ईयर है ये भी ध्यान रखिएगा कि किस ईयर में कौन सा राज्य आपके डॉक्टराइन ऑफ लैब्स के तहत ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया, क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्रमानुसार व्यवस्थित करने को भी आते हैं, और दूसरा आपके ये आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले 17 को इन्होंने क्या किया, 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, ये भी ध्यान रखना। अब देखो अवध को कैसे मिलाया। अवध पर यह आरोप लगाया कि अवध में क्या चल रहा है, मिस गवर्नेंस चल रहा है वहां, यानी कि वहां का जो राजा है वो ढंग से शासन नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। विलय के बाद जब उनको मतलब उसे मिला दिया गया, तो उसके बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। अब अवध के विलय, जब अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया, तो उससे क्या हुआ, जो सैनिक थे और जो आम जनता थी वो बहुत ज्यादा उनसे बहुत नाखुश हो गई, और यहाँ से बड़ी संख्या में सैनिक भी क्या थे, ब्रिटिश सेना में भर्ती थे, तो सेना पे भी उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसका गांव तो वही है, भले ही वो सेना में काम कर रहा है लेकिन उसकी जो आत्मा है वो अपने गांव से जुड़ी है, अपने गांव के लोगों से जुड़ी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी क्या हुआ, राज्य छीन लिया गया, उनका जो दत्तक पुत्र था उसे नहीं माना गया, और इसी प्रकार जो नाना साहब थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, उनकी भी पेंशन रोक दी गई, और ये सारी चीज घटनाएं क्या बनी, असंतोष का कारण बनी, कि नहीं सबको अलग अलग तरीके से परेशान किया गया, या वो परेशान हो गए, या अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसके चलते क्या हुआ, भारतीय जो रियासतें हैं उनको अलग अलग दिक्कतें हुई, जिस कारण उनमें असंतोष फैलने लगा, और कलेक्टिवली वो सब में होने लगा उस समय। अब देखो जो प्रशासनिक सेवाओं में भेदभाव, और प्रशासनिक कारण क्या थे, तो ये तो हमने पढ़े, इसके आपके राजनीतिक कारण के पॉलिटिकल रीजन क्या थे। पॉलिटिकल रीजन आप समझ गए होंगे, पॉलिटिकल रीजन में है कि जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग तरह की नीति लेके आ रहे हैं, सहायक नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, और उसके तहत पहले जो भारतीय रियासतें हैं उनकी मदद करने के बहाने उनको अपने शासन में धीरे धीरे करके सम्मिलित कर ले रहे हैं, और इस कारण से वहां की जनता, वहां की राजा, सब लोग क्या है, बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं। दूसरा है आपका प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक सेवाओं में भेदभाव हुआ, अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को जो प्रशासनिक सेवा है उनमें शामिल नहीं किया, और जो ऊंचे ऊंचे पद होते थे उसमें केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था। कोई भारतीय कितना भी होशियार है, कितना भी वो कैपेबल है, बट जो हायर पोस्ट होगी उस पे केवल किसको रखा जाएगा, केवल अंग्रेजों को ही उच्च पद दिए जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, भारतीयों में असंतोष पड़ा कि भाई हम भी कैपेबल हैं, हम में भी कैपेबिलिटी है, बट हम अंग्रेज नहीं है, जस्ट बिकॉज हमें क्या किया जा रहा है, हमें प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, या हमें ऊंचे पदों पर नहीं बैठाया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो भारतीय है उनमें असंतोष बढ़ने लगा। दूसरा जो न्याय व्यवस्था है वहां भी पक्षपात आपको देखने को मिलेगा। तो न्याय व्यवस्था में क्या था कि जो अंग्रेज न्यायालय थे वहां पर भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध गवाही देने का अधिकार नहीं था, यानी कि अंग्रेजों ने अगर कोई भी गुनाह किया है, कोई अपराध किया है और उसके लिए उन्हें न्यायालय ले जाया गया है, तो उसके लिए कोई भी भारतीय गवाही नहीं दे सकता था। ठीक है, यानी कि किसी अंग्रेज के लिए किसी कोई भारतीय गवाही नहीं दे सकता, उनके उसे विरुद्ध गवाही देने का कोई भी अधिकार नहीं था। और इससे क्या हुआ, न्याय प्रणाली में जो पक्षपात है और बहुत ज्यादा जटिल हो गई। न्याय प्रणाली क्या होगी, बहुत ज्यादा जटिल हो गई, अभी भी बहुत जटिल है, उसमें भी उस समय तो क्या थी, हमारा शासन ही नहीं था, तो बहुत ज्यादा जटिल हो गई, जिससे जो आम जनता है वो क्या होने लगी, असंतुष्ट होने लगी। दूसरा जो मुगल सम्राट की उपाधि थी उसको छीन लिया गया। तो डलहौजी ने लखनऊ के नवाब की उपाधि भी छीन ली। 1856 में मुगल शासक बहादुर शाह जफर को यह आदेश दिया कि उनकी मृत्यु के बाद जो भी उनके उत्तराधिकारी होंगे वो सम्राट नहीं कहलाए जाएंगे, सिर्फ राजा कहलाए जाएंगे। और इससे क्या हुआ, जितने भी लोग मुगल शासक को अपना स्वामी मानते थे, अपना राजा मानते थे, वो सारे के सारे असंतुष्ट हो गए। ठीक है, अब देखो धर्म और प्रशासन। अब धर्म और प्रशासन का मेल हो गया। इसमें क्या हुआ कि प्रशासनिक कार्यों में योग्यता की जगह अब धर्म का आधार बनने लगा, यानी कि जो क्रिश्चियन है उसे क्या देना, उसे बढ़ावा देने लगे, उसे प्राथमिकता मिलने लगी। तो इस कारण भी क्या हुआ कि लोगों में असंतोष फैलने लगा। जो ईसाई मिशनरियां हैं उनको बढ़ावा दिया गया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा होने लगा, और जो आम जनता है उनमें यह भय फैल गया कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, उन्हें ईसाई बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं कि वो सबको ईसाई बना देंगे। पांचवा जो कारण है वो है आपका अकाल और ब्रिटिश प्रशासन की असफलता। अब 18वीं की शताब्दी का जब उत्तरार्ध आया, यानी कि जो आपकी लेट 18th सेंचुरी थी, उसके बाद से बहुत सारे अकाल पड़ने लगे।
देखो उसके बहुत सारे रीजन हैं। एक तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने नील की खेती पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि आप नील की खेती करो, नील उगाओ, जिससे वो क्या कर सके, उस नील को बाहर यूरोप में बेच सके। तो यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिर वहां से उससे डाई कलर वगैरह बनाते थे। तो वो यहाँ के किसानों पर जोर डालते थे कि आप क्या करो, नील उगाओ। और जो किसान है वो नील नहीं उगाना चाहते थे, क्योंकि एक तो उन्होंने जो नील उगाई है उसको केवल वो अंग्रेजों को ही बेच सकते हैं, तो वो मनमांगे दामों पे लेंगे अंग्रेज। दूसरा, कई बार नील बोने के बाद जो उनके खेत थे, उनके जो खेत थे वो क्या होते थे, अनुपजाऊ हो जाते थे, वो बंजर हो जाते थे। तो किसान इस फेवर में बिल्कुल नहीं थे कि उन्हें नील की खेती करनी पड़े। तो इस कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा नील की खेती होने से और किसी भी प्रकार का कोई सहयोग उन्हें कृषि क्षेत्रों में प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि टैक्स उनसे बहुत ज्यादा वसूले गए। और कई सारी ऐसी नीतियां आई, जैसे कि आपकी रैयतवाड़ी हो गई, महालवाड़ी व्यवस्था हो गई। तो इन सारी व्यवस्थाओं ने क्या किया, जो कृषि है उसको कमर्शलाइज कर दिया। यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका सिर्फ एक ही मोटो था कि हम क्या करें, एग्रीकल्चर से बहुत सारा टैक्स ले लें, टैक्स वसूल करें। हम क्या करें, एग्रीकल्चर से बहुत सारा टैक्स वसूल करें। तो उन्होंने कृषि के जो उसका विकास है वो कैसे किया जाए, कैसे आप अनाज ज्यादा उपजाओगे, इन सब चीजों में ध्यान नहीं दिया। जिसका रिजल्ट क्या रहा कि लगातार बैक टू बैक बहुत सारे अकाल पड़े। और फिर ब्रिटिशर्स को क्या ही मतलब है अकाल में, अगर वो भारतीय हैं, वो मर रहे हैं, उनको नहीं खाना मिल रहा, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उससे क्या हुआ, उनका जो ब्रिटिश का जो प्रशासन था, एक तरीके से देखा जाए तो उनका जो काला चेहरा था वो जनता के सामने आ गया कि इनको भाई कोई मतलब नहीं है हमसे, इन्होंने क्या करना है, बस हमारे हमसे टैक्स वसूलने हैं और हमसे सारी चीजें अपने पास लेके जानी, लेकिन हमारे टेक केयर का जब टाइम है तो ये लोग उसमें नहीं कर रहे। तो इससे भी क्या हुआ कि जनता में बहुत ज्यादा असंतोष फैलने लगा। अब अगला जो कारण है वो है आपका सामाजिक और धार्मिक कारण। अब इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत जो पारंपरिक भारतीय संस्कृति है उसे हीन माना गया। ऐसा दर्शाया गया कि आपका जो कल्चर है वो बहुत ही इंफीरियर है। तो इससे जो समाज का रूढ़िवादी वर्ग था वो क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ होने लगा। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने लगे। इसमें क्या था कि 1850 का एक धार्मिक नियोगिता अधिनियम आया। ये जब अधिनियम पारित करा गया तो इसमें ये रूल था कि जो अगर कोई हिंदू ईसाई बनता है, क्या बनता है, ईसाई बनता है, तो उससे उसकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार उसका वैसा ही रहेगा। पहले क्या था कि अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म ग्रहण करता था तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार रहेगा। तो इससे क्या हुआ, हिंदू समाज में असंतोष फैला, क्योंकि अब क्या होगा, ज्यादा लोग ईसाई धर्म अपना लेंगे, क्योंकि देखो हम देख रहे हैं कि ईसाई धर्म जो अपना रहे उनको बेनिफिट दिया जा रहा है प्रशासन में, इधर उधर सब जगहों में। तो इससे क्या हुआ, जो हिंदू समाज है उसमें असंतोष फैल गया कि ये लोग तो क्या कर रहे हैं, हम जो हिंदू हैं उन्हें ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। तीसरा देखो, तीसरा है आपका ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। मिशनरियों ने क्या किया, जो बेरोजगार थे, विधवा थे, जो नीचे जातियों के जो लोग थे, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना शुरू कर दिया। ठीक है, कि आप क्या करिए, क्योंकि जो नीची जाति के जो लोग थे, जिन्हें सो कॉल्ड नीची जाति का कहा जाता है, था हिंदू समाज में, अभी भी कहा जाता है, तो उनको अपने समाज में तो वैसे भी बिल्कुल लास्ट दर्जे पर है, कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। तो जो मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियां थी, उनके लिए वो इजी टारगेट थे कि उन्हें वो क्या कर सकती थी, इजीली कन्वर्ट कर सकती थी ईसाइयों में। और बहुत से लोग उस समय ईसाई में कन्वर्ट भी हुए, क्योंकि उस धर्म में ना जाति व्यवस्था है, और दूसरा उन्हें वहां क्या दिख रहा है, उन्हें वहां सम्मान दिख रहा है, उन्हें दिख रहा है कि उन्हें वहां अगर वो ईसाई बन जाएंगे तो उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा, अगर वो किसी प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो वहां उनको प्रिफर किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो हिंदू धर्म है, जो बाकी जो समाज है, उसमें वो गुस्से में आ गया कि यार तुम तो क्या कर रहे हो, जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको आप ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का काम कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, समाज में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया। दूसरा, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो उस समय के हिंदू धार्मिक रीति रिवाज थे उसमें हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। हालांकि इनके ये दो हस्तक्षेप मुझे लगते हैं कि सही ही करा, लेकिन उस समय के समाज के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि अभी तो आपको पता है कि हाँ, चाइल्ड मैरिज आपका क्या नहीं करना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह होना बिल्कुल ठीक है, अगर कोई लड़की विधवा हो गई है तो उसकी दोबारा से शादी होना बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए। तीसरा, जो सती प्रथा है, जिसमें अगर किसी लेडी का हस्बैंड मर गया है तो उसमें क्या होगा कि उसे जिंदा ही जला दिया जाता था उसकी चिता पर। तो अभी अगर आपसे मैं ये बात कहूंगी कि इन सब चीजों को बैन करने के लिए उस समय के लोग भड़के, तो अभी आप शायद वो रिलेट ना कर पाओ, लेकिन उस समय वो क्या थे, उस समय उनके वो रूल रेगुलेशंस थे, उनके लिए वो उनके बहुत रिजिड
रूल्स थे, और उन रूल्स को कौन चेंज कर रहा है? कोई बाहर से आके व्यक्ति चेंज कर रहा है जो उनके धर्म का भी नहीं है, वो चेंज कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो उस समय के कट्टरवादी लोग थे या जो जो भी उस समय का जो सोसाइटी थी, उसको अपने धर्म में ये हस्तक्षेप लगा। ठीक है, तो इससे भी क्या हुआ, लोगों में असंतोष फैल गया। तो 1829 में जो सती प्रथा पर रोक लगी, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। ठीक है, तो इन सुधारों को भी भारतीय समाज ने क्या माना, अपनी परंपराओं में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप माना। दूसरा, शिक्षा नीति। अंग्रेजों की शिक्षा नीति ने भारतीय समाज की जो पारंपरिक शिक्षण पद्धति थी और जो उनकी वैल्यूज थी, उनको समाप्त करने का प्रयास करा, और इस कारण जो परंपरावादी शिक्षा समर्थक थे, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखो, इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे। तो ब्रिटिश भूमि जो राजस्व नीतियां थी, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये जो प्रणालियां थी, ये किसानों का बहुत ज्यादा अत्यधिक शोषण कर रही थी। देखो, ये जो प्रणालियां थी ना, ये बस इसलिए बनी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाए, और सभी लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो सारा टैक्स किस पे लग रहा है, एग्रीकल्चर पे, कृषि पे लग रहा है। तो किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, यानी कि उनके पास खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना है, टैक्स देना है। और टैक्स ना देने पर जमींदारों से उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, किसानों से उनकी जमीन छीन ली जाती थी। तो एक बंदा जिसके पास खेती है, लेकिन उस पर टैक्स का बोझ इतना है कि उसके पास खाने को नहीं है, उसे टैक्स पे करना है, और जब वो टैक्स पे नहीं कर पा रहा है तो उससे उसकी जमीन छीन ली गई, तो अब उसके पास कुछ है ही नहीं। तो जब उसके पास कुछ है ही नहीं खोने को, तो उसमें असंतोष फैला है, वो बहुत ज्यादा एकदम उग्र हो चुका है। दूसरा है आर्थिक लाभ को प्राथमिकता। तो ब्रिटिश कंपनी की जितनी भी नीतियां थी, उसका काम क्या था, प्रॉफिट कमाना, इकोनॉमिकली प्रॉफिट कमाना, क्योंकि वो व्यापारी थे। व्यापारी का काम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। व्यापार हम क्यों करते हैं, बिजनेस करते हैं हम प्रॉफिट के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाह रही थी कि हम जहां से हमें प्रॉफिट मिलता है, वहां से हम प्रॉफिट कमा ले, जैसे तैसे कैसे भी। ठीक है, तीसरा है आपका पारंपरिक उद्योगों का विनाश। अब क्या हुआ, कंपनी की नीतियां कुछ इस प्रकार की थी, जिससे क्या हुआ, भारत के पारंपरिक जो उद्योग थे और जो कुटीर उद्योग थे, बुनकर थे, दस्तकार थे, उन सबको बेरोजगार होना पड़ा। किसान भी आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उस समय अमेरिका में औद्योगिक क्रांति आई। अब ये यहां से क्या लेके जाते थे, यहां से ये लोग कच्चा माल ले गए, कच्चा माल ले जाके इन्होंने यूरोप यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी उस समय तक। फिर ये यहाँ से कच्चा माल लेके जाते, कच्चा माल ले जाने के बाद वहां से यूरोप में उससे सस्ते सस्ते दामों पे, यूरोप में उससे जो कपड़े हैं वो बनवाते, और फिर उन कपड़ों को सस्ते दामों में क्या करते, भारत में बेचते। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा पारंपरिक उद्योग था और जो कुटीर उद्योग था, जो लोग घर घर में बुनाई करते थे, घर घर में हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, सुंदर सुंदर रचनाएं करते थे, वो क्या हो गई, सारी की सारी कम होने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो हैंडीक्राफ्ट है तो वो आपको महंगी मिलेगी। अब वहां से क्या हो रहा है, मिल में आपके जो फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, वहां पे वो कपड़ा तैयार हो रहा है, तो वो कंपेयर टू सस्ता होता था। तो इससे क्या हुआ कि वो जो बुनकर थे, वो धीरे धीरे करके क्या हो गए, बंद होने शुरू हो गए। अब देखो, मिलिट्री कॉस्ट क्या थे। तो सैनिकों में भी भेदभाव होता था। भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात था जो वो 5:1 था, यानी कि भारतीय सैनिक सेना में ज्यादा थे और यूरोपीय सैनिक सेना में क्या थे, कम थे। लेकिन फिर भी क्या था, उनको रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। भारतीय सैनिक ऊंचे पदों पर पदोन्नत नहीं हो सकते थे, सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार होता था। भारतीय जो सैनिक थे, वो अंग्रेज अफसर उनके साथ बहुत ही ज्यादा अपमानजनक, कठोर व्यवहार करते थे, क्योंकि भाई आप गुलाम है ना, गुलाम के साथ आप कैसा व्यवहार करोगे, अच्छा व्यवहार तो करोगे नहीं। तीसरा है 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। तो ये अधिनियम लाया गया क्योंकि क्या हुआ, जब अंग्रेजों की दूसरी जगह लड़ाई होती थी, तो वो भारतीय जो सेना है वो तो वहां लड़ने के लिए जाएगी। अब उस समय क्या था कि हिंदू जो समाज था, उसमें समुद्र पार करना बहुत ही बुरा माना जाता था, यानी कि अगर आपने समुद्र पार कर लिया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये माना जाता था उस टाइम पे। तो अब सेना को, तो जो सैनिक है उसको समुद्र पार भी करना पड़ेगा। तो कई सारे सैनिकों ने मना कर दिया कि ये तो हमारे धर्म के विरोध है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ले आए 1856 में, और इस अधिनियम के अनुसार सैनिकों को विदेश यानी कि समुद्र पार भी जाना पड़ सकता था। ये कर दिया कि अगर आप सेना में भर्ती हो रहे हैं तो आपको समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे उनका एक तो धर्म चला गया। अब सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी भाई कि भाई तुम तो समुद्र पार करके आए हो, तुम समुद्र पार विदेश यात्रा करके आए हो, तो तुम्हारा तो अब धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, अपने में दोबारा से मिलाती नहीं है। तो इससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिर सेना के जो सिपाही हैं, उन्हीं के परिवार किसानी भी करते हैं, उन्हीं के परिवार किसान भी है, वहां उनको अलग से टैक्स का बोझ पड़ रहा है।
दूसरा, उन्हें अपने जो सेना है उसमें उन्हें कोई खास इज्जत नहीं मिल रही, उनका प्रमोशन भी एक लेवल के बाद नहीं होता है, वो सेना में बड़े रैंक पे नहीं जा सकते। तो ये सारी चीजें थी। 1854 में एक और नियम आया जो था आपका डाकघर का नियम। तो इस कानून के तहत क्या हुआ, सैनिकों को अपने पत्रों पर स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया और इसे सैनिकों ने अपने विशेषाधिकारों पर आघात माना। तो हुआ क्या कि जब तक ये अधिनियम नहीं आया था, डाकघर का अधिनियम नहीं था, तब तक सैनिक क्या करते थे, बिना स्टैंप लगाए अपने घर वालों को पत्र भेजा करते थे। देखो आज की तरह उस समय फोन तो होते नहीं थे कि फोन कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, व्हाट्सएप कर लिया, इंस्टा कर लिया। उस समय लोग क्या करते थे, अपने परिवार की कुशल जानने के लिए उन्हें पत्र लिखा करते थे, लेटर्स लिखा करते थे। तो अब हर बार अगर उन्हें लेटर में स्टैंप लगाना पड़ेगा तो उनको क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और वो एक्स्ट्रा पैसे उनको लगा कि ये तो आर्थिक बोझ है, और बहुत अपमानजनक भी लगा कि भाई हम सेना के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और बदले में हमें क्या करना पड़ रहा है, एक तो हमारे जो सैलरी है वो भी कम है, दूसरा अब हम बार बार टिकट खरीद कर अपने घर वालों को पत्र लिखेंगे। तो उससे सैनिकों को लगा कि बहुत ज्यादा हम पर आर्थिक बोझ भी है और बहुत उन्हें अपमानजनक भी लगा, इंसल्टेड फील हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सेना में और ज्यादा असंतोष फैल गया। अब उस समय के इमीडिएट कॉज क्या थे, अभी जो हमने कॉजेस पढ़े वो हमने पढ़े आपके सैन्य कारण, आर्थिक कारण, आपके सामाजिक और धार्मिक कारण, और हमने पढ़े प्रशासनिक कारण, और हमने पढ़े राजनीतिक कारण। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से, देखो ये जो कारण है ये ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में लोग असंतोष में आ गए, नहीं। 1757 के आसपास जो अंग्रेज थे, जब आपका प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने व्यापारी से वो किसमें बन गए, व्यापारी से वो शासक बन गए। और जब वो शासक बने तो धीरे 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 करके उन्होंने अपने रंग दिखाए, और जब उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू करे या यहाँ की जो भी सारी चीजें सब में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और हर जगह से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करने लगे, तो इस लंबे पीरियड से, यानी कि 1757 से लेके 1857 का, देखो लंबा पीरियड है, 100 सालों का। तो इन 100 सालों में अलग अलग कारणों की वजह से जो भारतीय जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी, अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबाए बैठी थी, असंतोष को दबाए बैठी थी। और फिर क्या हुआ कि एक इमीडिएट कॉज हुआ। इमीडिएट कॉज का मतलब होता है कि उसी समय का वो कारण जिस कारण वो जो पूरा का पूरा प्रेशर है वो बिल्कुल फट पड़ा, यानी कि ज्वालामुखी फटने का इमीडिएट कॉज क्या है, जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ, जिसे हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखो तात्कालिक कारण क्या थे। तो उस समय सेना में एक नई प्रकार की एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस एनफील्ड राइफल में जब कारतूस भरा जाता था तो उस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। अब ये अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में जो तेल लगा होता है, जो ऑयल लगा होता है ना, जो चर्बी लगी होती है, जो जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन होगा, मतलब जो ऑयल है वो आपकी गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है और सुअर को मुसलमान अच्छा नहीं मानते, मतलब घृणा करते हैं उससे, उनके लिए वो पाप है। ठीक है, अब गाय और सुअर की चर्बी लगी, उन्होंने कह दिया कि कारतूसों में क्या है, गाय और सुअर की चर्बी लगी हो। तो इससे जो हिंदू सैनिक थे और जो मुस्लिम सैनिक थे वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में गए कि अब तो अति हो गई भाई, अब तो मतलब ये इस लेवल तक आ चुके हैं अंग्रेज कि अब ये हमारा धर्म भ्रष्ट करवा के ही छोड़ेंगे। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। और क्या हुआ, अधिकारियों द्वारा अफवाह की कोई जांच नहीं करी गई। अब अधिकारियों ने कोई जांच करी नहीं कि ये अफवाह सही है, गलत है, क्या है। तो ये बिल्कुल ऐसे आग की तरह फैल गई। सैनिकों को बिल्कुल विश्वास हो गया कि जानबूझकर उनका धर्म नष्ट किया जा रहा है और उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। अब यही जो कारतूस की घटना है ना, यही क्या बन गई, उसका तात्कालिक कारण बन गई। यही थी जिसने सैनिकों का अब तक का जो बांध था वो बिल्कुल बांध तोड़ दिया और ये जो रिवॉल्ट है वो बिल्कुल फैल पड़ा। अब देखो ये आपको मैप में ये सेंटर दिख रहे होंगे, अभी हम देखेंगे कैसे कैसे फैला। पहले आप ये देखो, इसमें जो आपको रेड कलर के सेंटर दिख रहे हैं ये आपके प्रिंसली स्टेट है, यानी कि यहाँ जो राजा है उन्होंने क्या करा, रिवॉल्ट करा। उसके बाद जो आपको ये ट्राइंगल दिख रहे हैं ये आपके पीजेंट रिवॉल्ट है। चलिए अब देखो ये जो आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ ना, ये ज्यादा आपके उत्तर भारत में ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, दक्षिण भारत इससे बहुत अनछुआ सा रहा, उत्तर भारत में ही आपको इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कैसे कैसे क्रम चला वो देखते हैं। तो 29 मार्च 1857 को सबसे पहले मंगल पांडे ने विद्रोह किया। बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिस कारण उन्हें बाद में क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। फिर 24 अप्रैल 1857 को मेरठ विद्रोह हुआ। इसमें जो घुड़सवारों की जो सेना थी उसके 90 सिपाहियों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिस कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, डिसमिस कर दिया गया।
फिर 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को क्या दिया गया, कारावास दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी। फिर 10 मई 1857 को ये जो मेरठ है, यहां विद्रोह हुआ। यहां क्या हुआ, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, उनके जो साथी जेल में बंद थे उनको छुड़वाया और जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे सबकी हत्या कर दी और वो कहां निकल पड़े, दिल्ली की ओर निकल पड़े। मई 1857 को वो कहां पहुंचे, दिल्ली की ओर निकल पड़े और सिपाही और नागरिक जो भी थे वो बहादुर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में वो बहादुर शाह द्वितीय के महल में पहुंचे। उन्होंने उनसे डिमांड करी कि आप क्या करो, आप हमारा नेतृत्व करो, आप हमारे नेता बन जाओ, क्योंकि अगर सिपाहियों का नेतृत्व कौन करेंगे, जो मुगल बादशाह है वो करेंगे, तो उससे उनके विद्रोह को एक पॉलिटिकल एक्सपेक्ट मिल सकेगा। ठीक है, तो उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर दिया और अपना नेता घोषित करा और वो दिल्ली की ओर बढ़ गए। और फिर क्या हुआ, जून 1857 में नाना साहब का नेतृत्व मिला, तो नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह शुरू कर दिया। फिर इन्हें अंग्रेज अधिकारियों ने इन्होंने कई अंग्रेज अधिकारियों को पकड़ा और खुद को क्या करा, पेशवा घोषित कर दिया। जून जुलाई 1857 में लखनऊ और कानपुर दोनों जगह विद्रोह होने लगा। फिर धीरे धीरे करके जो विद्रोह है पूरे उत्तर भारत में फैल गया, आपका लखनऊ में भी, कानपुर में भी। अगस्त 1857 में क्या हुआ, फिर आपका ग्वालियर संघर्ष आया, यानी कि यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने अंग्रेजों से ग्वालियर पर कब्जा करने का प्रयास करा। सितंबर 1857 में दिल्ली की घेराबंदी शुरू हो गई, तो अंग्रेजों ने विद्रोहियों को हराने के लिए दिल्ली की घेराबंदी शुरू कर दी। मार्च 1858 में विद्रोह का दमन कर दिया गया। जनरल हैवलॉक जो है उन्होंने कानपुर पर कब्जा कर लिया, विद्रोह को दबा दिया। 1858 आपका जो विद्रोह है उसका अंत हो गया। अंग्रेजों ने सभी जगह जो विद्रोह थे वो लगभग दबा दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह फिर क्या हो गया, ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई। तो ये तो आपकी टाइमलाइन थी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कब के बाद क्या क्या हुआ, एक टाइमलाइन है। अब देखो अब कैसे कैसे घटनाएं हुई। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ मंगल पांडे और बैरकपुर घटना से। तो 29 मार्च 1857 को कारतूस के प्रयोग के विरोध में जो 34वीं रेजिमेंट है बैरकपुर, उसके सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने विद्रोह करा है। उसने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन पर गोली चला दी और सार्जेंट ह्यूसन की क्या कर दी, हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सेना अदालत के निर्णय के बाद क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और इन्हें ही 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज उठाई, कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। फिर क्या हुआ, जिस समय ये विद्रोह हुआ उस समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, हेयरसी थे। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। फिर मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ आपका 10 मई 1857 को। तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी और विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। उस समय मेरठ छावनी के अधिकारी कौन थे, जनरल हैवेट थे। फिर उन्होंने क्या किया कि वहां से उन्होंने विरोध करा, जो सैनिक थे मेरठ छावनी से, और अपने सैनिकों को छुड़ाकर वो कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचकर अगले ही दिन 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे। 12 मई को फिर उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। पूरी जो क्रांति है उसका नेता कौन है, बहादुर शाह जफर है। और दिल्ली में जो वास्तविक नेतृत्व था वो किसके पास था, बख्त खां के पास था। ठीक है, अंग्रेजों ने फिर 1800 सितंबर 1857 तक अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी जो जॉन निकोलसन है, इन्होंने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन फिर ये लड़ाई में मारे गए। इसके बाद हडसन और लॉरेंस ने इस पूरे विद्रोह को दमन किया और दिल्ली पर फिर से एक बार अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया गया और जो ये मुगल बादशाह जफर थे इन पर मुकदमा चलाया गया। इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इनके बेटे को मार दिया गया और इनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया और वहीं रंगून की जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया और मुगल जो साम्राज्य था वो इस प्रकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। लखनऊ में क्या हुआ, अब धीरे धीरे करके दिल्ली से जो क्रांति की लहर है, जो आपकी रिवॉल्ट की आग है, वो सब जगह फैली तो लखनऊ पहुंची। लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। जून 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बेगम हजरत महल ने किया। इन्हें हम महक परी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बिरजिस कादिर, इनका जो अल्पायु पुत्र था, इनका बेटा था बिरजिस कादिर, उन्हें इन्होंने नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन वहां स्थापित कर दिया। अब लखनऊ में जो विद्रोह फैला है, इसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है उसने लखनऊ पर घेरा डाला और इसमें इनके जो चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस थे वो मारे गए। फिर बहुत ज्यादा लड़ाई उड़ाई हुई। मार्च 1858 में अंग्रेज कमांडर कैंपबेल ने ये विद्रोह दबा दिया और एक बार फिर से लखनऊ में क्या किया,
अधिकार कर लिया। उसके बाद देखो फिर आपका कानपुर में विद्रोह फूट पड़ा। कानपुर में जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने किया। नाना साहब आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और तात्या टोपे ने इनकी सहायता भी करी। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक जो नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग है, कई बार पूछते हैं। तात्या टोपे ने चिन्हट की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया। इस युद्ध में अंग्रेज अफसर जो हैवलॉक था वो मारा गया। कर्नल नील भी लखनऊ में मारा गया। फिर क्या हुआ? दिसंबर 1857 में जो अंग्रेज सेनापति कैंपबेल थे इसने कानपुर पर भी कब्जा कर लिया और नाना साहब फिर कहां चले गए? नेपाल की ओर चले गए। फिर झांसी में भी क्या हुआ आपका? झांसी में भी विद्रोह फैला। झांसी में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था आपका वाराणसी में और इनकी मृत्यु हुई आपके ग्वालियर में। अंग्रेजों से संघर्ष के बाद जो झांसी की रानी वो कहां पहुंची? ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में वो तात्या टोपे से मिली। फिर इन दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। फिर दुर्ग की दीवार के पास इन्होंने क्या करा? वीरगति को प्राप्त कर लिया था। तात्या टोपे ने बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों को परेशान किया। ग्वालियर की सेना और जनता के समर्थन से इन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली द्वारा अंग्रेजों को बहुत टाइम तक परेशान करा, लेकिन उन्हीं के विश्वास पात्र मानसिंह थे, उन्होंने उन्हें धोखा दिया और उन्हें पकड़वा दिया। फिर 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी। अब देखो इसी में जो रानी अवंतीबाई है लोधी मध्य प्रदेश की, उन्होंने भी मंडला जिले में क्या करा? रामगढ़ जो आपको मध्य प्रदेश वाला इलाका है, मंडला जिला वहां का, वहां पर उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। 1857 के विद्रोह के समय जब अंग्रेज उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था तो उन्होंने इसका डटकर विरोध किया। उन्होंने लगभग 4000 सैनिकों की सेना तैयार कर ली और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन लास्ट में 1858 में जब अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने क्या करा? वीरगति को प्राप्त की, खुद ही शहीद हो गई। ठीक है, फिर जो बिहार है वहां भी क्रांति की लहर दौड़ी। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व किया आपके कुंवर सिंह ने। जब कुंवर सिंह की मृत्यु हुई तो उनके भाई थे अमर सिंह, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। अंग्रेज अफसर विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह को दबा दिया। फिर विद्रोह आपका फैला फैजाबाद में, तो इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अहमदुल्ला ने किया और इसे भी कैंपबेल ने दबा दिया। इलाहाबाद में भी ये विद्रोह हुआ तो जून 1857 में यहां विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? मौलवी लियाकत अली ने किया और जनरल नील ने इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, और विद्रोह के दौरान जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन, उन्होंने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय भी बना लिया ताकि वो सब जगह नजर रख सके। बनारस की जनता ने विद्रोह कर दिया, जो नॉर्मल जनता थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था और इससे अंग्रेज अफसर कर्नल नील ने इसे दबा दिया और इस दमन में बच्चे स्त्रियां जो थे सबको मृत्युदंड दिया गया। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया आपके खान बहादुर खान ने और इन्होंने खुद को नवाब घोषित कर दिया। राजस्थान का जो कोटा है यहां विद्रोह का नेतृत्व किया जयदयाल ने और हरदयाल ने। असम में भी विद्रोह की शुरुआत करी मनीराम दत्त ने या मनीराम दीवानी ने। उन्होंने असम के जो अंतिम राजा के पोते थे कंवरपीर सिंह, उन्हें राजा घोषित कर दिया। फिर बाद में अंग्रेजों ने मनीराम को पकड़कर क्या करा? कलकत्ता में फांसी दे दी। उड़ीसा के संबलपुर में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया राजकुमार सुरेंद्र साई ने और 1862 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें फिर देश से निकाल दिया गया। अब देखो ये जो विद्रोह है आप देख रहे कि एक एक करके सब जगह फैला है। ऐसा नहीं हुआ कि पूरे के पूरे जो भारत यानी कि आप उत्तर भारत ही लगा लो जहां ये विद्रोह सबसे ज्यादा सक्रिय था, वो सब एक साथ उन्होंने विद्रोह कर दिया हो। अगर उन्होंने एक साथ विद्रोह कर दिया होता तो इस विद्रोह के जो परिणाम थे, इसकी जो कहानी थी वो बिल्कुल अलग होती, क्योंकि अंग्रेजी जो सेना थी वो संख्या में बहुत कम थी और अगर इतने सारे लोगों साथ एक ही दिन विद्रोह कर देते तो उनके लिए ये विद्रोह संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन ये विद्रोह हुआ बहुत धीरे धीरे। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे विद्रोह हो रहा है, यानी कि जब जब जिसको जैसे जैसे खबर मिली वैसे वैसे उसने विद्रोह करना शुरू करा। अंग्रेजों से स्वयं को आजाद कर लिया, अलग अलग नवाब, किसी ने खुद को नवाब घोषित कर लिया, राजा घोषित कर लिया, इस प्रकार से विद्रोह चला। लेकिन इससे क्या हुआ? अंग्रेजों को समय मिल गया और उन्होंने एक एक करके सारे विद्रोहों को दमन कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें 1 से 2 साल का समय लगा सारे विद्रोहों को दबाने के लिए। विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे कि जो उच्च वर्ग है उनका समर्थन नहीं मिला, यानी कि जो जमींदार थे, शिक्षित वर्ग थे, उन्होंने इस विद्रोह को समर्थन नहीं दिया। संगठन की कमजोरी थी, यानी कि विद्रोहियों का जो संगठन था वो मजबूत नहीं था। कुछ प्रमुख नेता एकत्रित हुए लेकिन उन्होंने कोई ठोस योजना नहीं बनाई और योजना बनाकर वो अमल नहीं कर पाए कि सबके सब एक साथ विद्रोह करेंगे। फिर है आपकी जो क्षेत्रीय सीमाएं, विद्रोह पूरे देश में एक साथ नहीं फैला। बंगाल के सैनिक विद्रोह कर रहे थे लेकिन पंजाब, गोरखा और मद्रास के सैनिकों ने ही क्या किया? उस विद्रोह को दबा दिया। योग्य नेतृत्व का अभाव था, विद्रोहियों के पास कोई भी एक ऐसा नेता, सक्षम नेता नहीं था जो सबको लीड कर सके। अंग्रेज अधिकारी जॉन लॉरेंस ने कहा भी है कि यदि
विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, क्योंकि भाई अंग्रेज बहुत मुट्ठी भर थे, बहुत कम थे, और अगर साथ में सबने मिलकर रिवॉल्ट करा होता उस समय, तो उससे क्या होता कि अंग्रेज एक साथ ही हार जाते। इसीलिए कई बार इसे लोग नहीं मानते, कई इतिहासकार इसी कारण से इसे ये नहीं कहते कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि ये आप देखोगे जैसे जैसे सबको पता चला है वैसे वैसे सब लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए या अपनी अपनी उनकी डिमांड्स थी उसके लिए उन्होंने क्या करा, विद्रोह कर दिया अंग्रेजों से। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है। संसाधनों और हथियारों की कमी, जो विद्रोही उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, पर्याप्त संसाधन नहीं थे, बल्कि जो अंग्रेज है उनके पास बेहतर हथियार थे, तोपखाना अच्छा थी, उनकी संचार व्यवस्था भी अच्छी थी, कम्युनिकेशन सिस्टम उनका बढ़िया था। समन्वय और अनुशासन की कमी, विद्रोह में अनुशासन नहीं था, कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था। अब 1857 के विद्रोह का महत्व क्या है, तो इसमें जब हम असफल हुए तो इससे हमें शिक्षा मिली कि केवल जो सेना की शक्ति है उसके बल पर हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसके लिए सभी वर्गों को सहयोग, संगठन और राष्ट्रीय भावना बहुत आवश्यक है, यानी कि हम एक है, हम पूरा एक देश है, इस प्रकार की जो भावना है, राष्ट्रीय जो भावना है, उसका होना बहुत जरूरी है। तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता और जो राष्ट्रीय चेतना होती है वो बढ़ी, वो शुरू होने लगी, उसका बीज बो गया, यानी कि उन्होंने खुद को एक राष्ट्र के रूप में देखना शुरू कर दिया। ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन आ गया। विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार है उसने अपनी नीतियों में, प्रशासन में बहुत सारे चेंजेस करे। धीरे धीरे भारतीयों को भी शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। अब 1857 के जो विद्रोह हुआ उसके परिणाम क्या क्या हुए, तो मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। कंपनी शासन का अंत हो गया। तो इससे पहले जो भारत में जो भी प्रशासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। इसके बाद जो शासन है वो क्राउन के पास चला गया। तो 1858 का जो एक्ट आया, उस एक्ट के तहत अब कौन शासन करेगा, अब शासन करेगा आपका क्राउन, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव और भारतीय परिषद की स्थापना हुई। तो एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद गठित किया गया और एक भारत सचिव बनाया गया जो सीधे संसद के अधीन हुआ करता था। ठीक है, भारत के पहले वायसराय की नियुक्ति की गई और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ नई नीतियां आई, जैसे कि महारानी ने घोषणा करी उस समय कि वादा किया कि हम ब्रिटिश साम्राज्य अब विस्तार नहीं करेगी, यानी कि अपना शासन नहीं बढ़ाएगी। इस प्रकार से जो वो अभी तक दूसरों के जो राजा थे, राजाओं के राज्यों को हड़प रही थी, वो नहीं करेगी। धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। सभी धर्मों को समान कानूनी सुरक्षा दी जाएगी और भारत के जो भी रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनका सम्मान किया जाए। सेना का पुनर्गठन किया गया। बंगाल की जो आर्मी है उसको छोटा कर दिया गया। सिखों और गोरखाओं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद करी थी, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। अब देखो, जो अलग अलग इतिहासकार हैं इन्होंने इस क्रांति को अलग अलग नाम दिए हैं, उनके अपने अपने रीजंस दिए हैं, उसके पीछे रीजन बताए उन्होंने क्यों दिए। तो L.E.R. रिच कहते हैं कि ये जो धर्मांध है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। बेंजामिन डिज़राइली के अकॉर्डिंग ये राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह था। आरसी मजूमदार मानते हैं कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता ने पहली बार 1857 में विद्रोह किया गया। 1857 से पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, हालांकि वो इस बड़े लेवल के नहीं हुए, लेकिन हुए हैं। सीले ये पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। जॉन लॉरेंस के अकॉर्डिंग ये केवल सैनिक विद्रोह था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। टी.आर. होम्स कहते हैं कि ये असभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। वी.डी. सावरकर का मानना है कि ये विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया और सुनियोजित संग्राम था। ठीक है, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेरल का मानना है कि ये हिंदू और मुसलमानों की अंग्रेजों के विरुद्ध क्या थी, संयुक्त साजिश थी। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इस घटना को अलग अलग तरीके से देखा है और अलग अलग तरीकों से उसने अलग अलग अपने मत दिए हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ फेमस बुक्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। अब देखो, जिस समय आपका 1857 का विद्रोह हो रहा था भारत में, उस समय हमारे पड़ोसी देश चाइना में एक टाइपिंग विद्रोह हुआ था। ये भी देखो सेम इसी टाइम पे हो रहा है, 1850 से 64 तक चला था। इस विद्रोह में क्या हुआ कि जब 1857 में भारत में जो विद्रोह हो रहा था, तो दक्षिणी भागों में, चीन का जो दक्षिणी भाग है, वहां भी एक बहुत बड़ा जन विद्रोह हुआ था, जिसे हम जानते हैं टाइपिंग विद्रोह के नाम से। ये 1850 में शुरू हुआ, लगभग 10 सालों तक चला, 1860 के मध्य तक चला। ठीक है,
इसका नेतृत्व किसने किया? होंग श्यूकांग ने किया। इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और जो पारंपरिक चीनी धर्म है उसके ये विरोधी थे। इस विद्रोह का एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना जिससे वे परम शांति का स्वर्गीय साम्राज्य कहते थे, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना जिसमें कोई भी निजी संपत्ति नहीं होगी, सामाजिक वर्ग और स्त्री पुरुष के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होगा, अफीम, तंबाकू, शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति, गुलामी, इन सब पर प्रतिबंध होगा। और बहुत सारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन एट लास्ट चीन का जो किंग साम्राज्य था उसकी सेना ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के सहयोग से इस विद्रोह को दबा दिया। तो देखो 1857 का जो विद्रोह है ना, इसके बारे में हमें जानकारी और भी जगहों से मिलती है, जिसका जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। जैसे कि एक आपका माझा प्रवास नामक एक बुक है, ठीक है, इसको याद रखना। माझा प्रवास नामक एक बुक है जो किसने लिखी है? विष्णु भट्ट गॉडसे ने लिखी है। तो विष्णु भट्ट गॉडसे इस बुक में लिखते हैं कि उन्हें रास्ते में कुछ सैनिक मिले और वो उन सैनिकों ने बताया कि अंग्रेजों ने 84 नियमों की एक सूची बनाई है, ठीक है, और इसे राजा और राजकुमार कोई भी मानने को तैयार नहीं है, तो अब सब क्या करने वाले? आंदोलन करने वाले। तो उन्होंने इस घटना का वर्णन भी करा है, ठीक है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या था जो आपका, अगर आप कहते हो कि 1857 एक स्वतंत्रता संग्राम था, तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हो कि माझा प्रवास में ऐसा ऐसा लिखा गया है, ठीक है। माझा प्रवास किसने लिखी है? विष्णु भट्ट गॉडसे ने लिखी है। इसी ऐसे ही एक और संस्मरण है जिसे हम कहते हैं सीताराम पांडे के संस्मरण, ठीक है। सीताराम पांडे के संस्मरण ये 1861 में अवधी भाषा में सीताराम ने लिखे थे, जिन्हें नॉर्गेट ने इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट करा। इसका जो नाम था, इसका इंग्लिश में जब इन्होंने नॉर्गेट ने ट्रांसलेट करा तो इसे इन्होंने ट्रांसलेट करा फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार नाम से। अब इनके संस्मरण में भी आपको 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। इसमें अवध पर जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो वहां की जनता और सिपाहियों में जो असंतोष फैला है उसके बारे में बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाने वाली खबर जो है वो आग की तरफ फैल गई है। अब जो सीताराम पांडे थे वो खुद इस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये दो आपके कोट है जिनको आप कोट कर सकते हो जब आप अपने मेंस में अपना कोई आंसर लिखोगे। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? तो अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर कर पाओगे। दूसरा है मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? तीसरा क्वेश्चन है 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। फिर है आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? 1857 के संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? तो ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे और फिर करेक्ट आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अब देखो मेंस में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का सामूहिक परिणाम था, विवेचना कीजिए। दूसरा बन सकता है 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासन में जिन परिवर्तनों की आवश्यकता हुई उनका संक्षेप में उल्लेख कीजिए, विशेषकर प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय संस्थाओं और लोक सेवाओं में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डाली। इसी प्रकार से 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, इस कथन पर आपको व्याख्या करनी है, तो आपने ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का आपको विश्लेषण करना है, साथ ही इस विद्रोह के ब्रिटिश शासन पर पड़े प्रभाव का भी वर्णन कीजिए। तो आप मुझे सारी चीजें बताओगे कि क्यों असफल हुए, 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, फिर उससे ब्रिटिश शासन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो चेंज हो गया ना, पहले आपका ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चला रही थी, फिर क्राउन के पास चला गया, फिर उन्होंने हस्तक्षेप करने की नीति को अपना हटा दिया, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं करेंगे बोला। तो इस प्रकार से आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।